व्यूअर्स तो बात करते हैं कि ऐसी क्या वजूहात बनी जो अरबों ने है वो सिंध को फ़तह करने का फ़ैसला किया। यानी कि वो ट्रेड तो पहले भी करते थे, पर्सन और ईरान के रास्ते से आते थे, इंडिया यानी कि सब कॉन्टिनेंट में वो ट्रेड करते थे और वो जो है आगे चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया तक भी जाते थे। और वहाँ के जो लोग थे, अरब लोग थे, वहाँ उन्होंने जो है दिबिल पर एक अपनी पोर्ट बनाई हुई थी और वहाँ जो है 6-6 महीने तक रहते थे। और उन्होंने जो है हिंदू औरतों के साथ जो है वो शादियाँ भी की थी। वो हिंदू औरतें जो है मुसलमान हुई थी, उनके बाद जो है इन्होंने शादियाँ की हुई थी। और जो दिबिल है उसके करीब जो है मालाबाद नाम का एक गांव था जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी। वो मेजॉरिटी जो है वो उन शादियों की वजह से हुई थी। वो शादियां कैसे हुई, पहले इस बात को जो है वो क्लियर करते हैं। हिंदुओं में ये सिस्टम होता है, जो नीच किस्म यानी कि छोटी ज़ात वाले लोग होते हैं उनके साथ ना बैठते थे, ना खाते थे, ना पीते थे। और ये मुसलमानों में नहीं था। वो अरब जो आए सिंध पर तो हिंदुओं ने वो देखा ये इसमें सिस्टम नहीं था, तो वो जो है जट्स थे जो छोटी ज़ात वाले वो मुसलमान बने और उनकी जो औरतें उन्होंने जो है मुसलमानों के साथ शादियां की हुई थी। उसी वजह से जो मालाबाद गांव है उसमें जो है मेजॉरिटी वो जो थी वो मुस्लिम मेजॉरिटी थी। ये जो अरब यहाँ पर आते थे ट्रेड करने के लिए, यहाँ से जो चीज़ें लेने के लिए आते थे उसमें मसाले होते थे, हाथी के दांत वगैरह होते थे, धागा होता था और रेशम के कपड़े वगैरह ये इधर से जो है वो लेकर जाते थे। अब बात करते हैं कि इनके दरमियान अगर इतने अच्छे रिलेशनशिप थे तो फिर क्या ऐसी वजूहात बनी जो अरबों ने सिंध पर हमला करने का फैसला किया। अगर बात की जाए तो ये जो रिलेशनशिप थे ये सिर्फ लोकल लोग जो थे, लोकल लोगों के दरमियान थे, यानी कि राजा महाराजाओं के दरमियान नहीं थे। ये जो लोकल लोग वहाँ पर रह रहे थे उनके दरमियान ये रिलेशनशिप थे। जो मेन काज बना यानी कि सिंध को फ़तह करने का, सिंध पर हमला करने का, वो जो सेलून था यानी कि आज का जो श्रीलंका है, वहाँ का जो बादशाह था वो जो है वो मुसलमान था। अरब से जो लोग हैं वहाँ पर जाते थे हज़रत आदम के नक्श पे की ज़ियारत करने के लिए, और जब वहाँ से वापस आते थे तो वहाँ का जो बादशाह है उनको तोहफे तवाइफ देकर भेजता था। एक बार वो वापस आ रही थी, वो कश्ती जो है वो समंदर के बीच में उनको जो है तूफ़ान आ जाता है, फिर वो कश्ती जाकर साहिल से टकराती है यानी कि दिबिल पर। वहाँ पर इनको साहिली डाकू जो है वो लूट लेते हैं और किडनैप कर लेते हैं। उनमें जो है बच्चे और औरतें भी थी, और औरतें जो थी वो हज्जाज बिन यूसुफ करके पुकार रही थी कि आओ हमारी मदद करो। तो कुछ लोग वहाँ से बचकर निकलते हैं और जो हज्जाज बिन यूसुफ है उसको जाकर बताते हैं कि हमारे साथ ये वाक़या हुआ है और कुछ औरतें हैं जो उन्होंने किडनैप कर ली हैं और वो आपको मदद के लिए पुकार रही हैं। हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो ख़त लिखता है राजा दायर को और कहता है कि आपने जो है हमारे मुसलमान किडनैप कर लिए हैं जो कि आपको नहीं करने थे। लेकिन राजा दायर उसको ख़त लिखता है कि वो जो है हमने नहीं किए हुए, वो साहिली डाकू ने किए हुए हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक हैं और वो मेरी हदूद से जो है दूर है। तो इस बात पर जो है हज्जाज बिन यूसुफ बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये राजा दायर ने झूठ बोला है, और वो जो है हमला करने का फ़ैसला करते हैं। तो उसी टाइम पर जो अरब में हुकूमत थी यानी कि डायनेसिटी थी वो उमैया डायनेसिटी थी, और उसका जो खलीफा था वो अब्दुल मालिक था। तो हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो बंदा भेजते हैं अब्दुल मालिक को कि हमें परमिशन दें, हम सिंध पर हमला करें। लेकिन अब्दुल मालिक जो है वो इजाज़त नहीं देते हैं और कतराते रहते हैं। पता नहीं ऐसी क्या वजूहत थी जिसकी वजह से वो जो है परमिशन नहीं देते हैं। उसके बाद जो है उमैया डायनेसिटी में जैसे ही वलीद बिन मालिक खलीफा बनते हैं तो वो फ़ौरन जो है वो परमिशन दे देते हैं हमले के लिए। और हज्जाज बिन यूसुफ जो है पहले 2 आदमियों को भेजता है हमले के लिए, जिसमें एक जो है अब्दुल्ला बिन नबी था जिसको राजा दायर के बेटे ने शिकस्त दे दी, जो कि बहुत एक बड़ा लड़ाकू था। और दूसरा जो था उसमें मदाइल मजाली था जिसको भी राजा दायर के बेटे जेसिया ने शिकस्त दे दी। हज्जाज बिन यूसुफ जो हैं वो फिर फैसला करते हैं पेरिस के गवर्नर यानी कि अपनी भतीजी के शोहर मोहम्मद बिन कासिम को भेजने का। 15,000 लश्कर के साथ जो है मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जाता है, जिसमें 6,000 शामी, 6,000 इराकी और 3,000 जो हैं वो पेरिस से लोग थे। और साथ में एक मंजनीक दी जाती है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर डालकर फेंके जाते थे। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो पहला हमला अपना दिबिल पर करते हैं और दिबिल में इसकी लड़ाई होती है राजा दायर के बेटे जेसिया के साथ। 8 दिन तक ये लड़ाई चलती है। और एक बंदा जो है वहाँ पर मुस्लिम पहले से रह रहे थे, वहाँ से एक जो है बंदा वहाँ से जाता है मोहम्मद बिन कासिम की तरफ और उसे कहता है कि यहाँ पर जो दिबिल पर झंडा लगा हुआ है, यहाँ के लोगों का ये मानना है जब तक ये झंडा लगा होगा तो इन्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तो आप सबसे पहले जो है इस झंडे को गिराओ। तो मोहम्मद बिन कासिम अपने गवर्नर को हुक्म देता है और उस झंडे को गिराने का। तो उस झंडे को गिराया जाता, जैसे ही वो झंडा गिरता है तो वहाँ के जो लोग हैं वो डर के मारे ये कहते हैं कि अब जो है हमारी शिकस्त है।
क्योंकि ये झंडा गिर चुका है, अब चाहे हम जितना भी लड़ लें हमारी शिकस्त ही होगी। वो जो है फिर किले का दरवाज़ा ओपन कर देते हैं और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इंटर होता है। वहाँ जो लोग किडनैप थे उनको आज़ाद करवाता है और जो किलेदार शख्स था किबला नामी, वो मुसलमान होता है और लश्कर के साथ शामिल हो जाता है और जो जेसिया था वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम नेरून कोट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का हैदराबाद है, और वहाँ भी जेट्स रहते थे। उनके साथ भी हिंदुओं का जो है वो अच्छा रवैया नहीं था, तो मुसलमानों के साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप थे और मुस्लिमों की जो वो यहाँ के जो जेट्स है नीच जात वाले वो बहुत इज़्ज़त करते थे। तो नेरून कोट को भी जो है मोहम्मद बिन कासिम ने आसानी के साथ जो है फ़तह कर लिया और यहाँ के लोगों को ये भी पता चल गया था कि जो दीबिल पर झंडा है वो जो है गिर चुका है। तो नेरून कोट को भी मोहम्मद बिन कासिम आसानी से फ़तह कर लेते हैं। उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं बेरोज की तरफ और 7 दिन की लड़ाई के बाद जो है ये बेरोज को भी फ़तह कर लेते हैं। बेरोज को फ़तह करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिस्तान की तरफ बढ़ते हैं और सिस्तान का जो हुक्मरान था बेजी राव, उसके साथ इसकी लड़ाई होती है, लेकिन ये जो है उसको शिकस्त दे देता है और सिस्तान को फ़तह कर लेता है और बेजी राव जो है वो वहाँ से भागकर सीसम में जाकर छुपता है। जब मोहम्मद बिन कासिम सीसम को फ़तह करता है तो वहाँ पर बेजी राव को जो है वो कत्ल कर लेता है, उसको मार। उसके बाद ये बात करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो बदायूं की तरफ बढ़ता है और बदायूं का जो हुक्मरान था काका नामी शख्स, वो जो है बगैर फ़ाइट किए ही मोहम्मद बिन कासिम के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि मैं आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहता, मैं मुस्लिम होना चाहता हूँ। तो बगैर फ़ाइट किए ही बदायूं को जो है मोहम्मद बिन कासिम फ़तह कर लेता है और वो जो काका नामी शख्स था उसकी बहुत इज़्ज़त करता है और उसको जो है अपने लश्कर में शामिल कर लेता है। उसके बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ते हैं अलोड़ की तरफ, जो कि आज का नवाब शाह है। दरिया सिंध के किनारे पर इसकी लड़ाई होती है राजा दाहिर के साथ। 3 दिन की सख्त लड़ाई के बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को शिकस्त देते हैं और उसका जो है वहाँ पर कत्ल कर लेते हैं। और जो राजा दाहिर की वाइफ थी रानी बाई, वो वहाँ पर खड़ी थी, वो किले के अंदर भाग जाती है और आग में जो है छलांग लगा लेती है और 6000 लोग वहाँ और थे जो कि किले के अंदर मारे जाते हैं। उसके बाद जी मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणाबाद की तरफ बढ़ता है और 6 माह का मुआसरा होता है वहाँ। उसके बाद जो है उसको फ़तह कर लेता है। उस वहाँ की जो हुक्मरान थी वो थी राजा दाहिर की सेकंड वाइफ लाडली रानी, जो कि एक बहुत बड़ी लड़ाकू थी। उसके साथ इसका मुकाबला होता है मोहम्मद बिन कासिम का, लेकिन उसको शिकस्त दे देते हैं। उसके बाद जो ब्राह्मणाबाद को भी फ़तह कर लेते हैं और जो राजा दाहिर की सेकंड वाइफ थी लाडली रानी, उसके साथ ये शादी कर लेते हैं। उसके बाद ये बात करते हैं अब अलोड़ की, जो कि उस टाइम पर कैपिटल था पूरे सिंध का और जो है सबसे बड़ा शहर था सिंध का, और इसी को भी जो है आसानी के साथ फ़तह कर लेते हैं। और जो है राजा दाहिर का जो छोटा बेटा था फ्यूफी, वो वहाँ पर से भाग कर निकलता है अपने भाई की तरफ, जो कि पहले से ही राजपूताना में जाकर छुपा था। तो अलोड़ को भी जो है बहुत ही आसानी के साथ मोहम्मद बिन कासिम फ़तह कर लेते हैं। अलोड़ को फ़तह करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम जो है वो मुल्तान की तरफ बढ़ते हैं और मुल्तान को भी फ़तह करने के लिए 2 माह का जो है मुआसरा होता है, यानी वहाँ पर जंग होती है, 2 माह तक की लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद मुल्तान को भी फ़तह कर लेते हैं। वहाँ का जो हुक्मरान था गोरासिया, वो जो है वहाँ से भाग जाता है पंजाब, यानी कि जो आज का कश्मीर है वो पंजाब था और जो ये मुल्तान है ये सिंध की हदूद थी। तो 2 माह के बाद जो है मुल्तान को भी फ़तह कर लेता है। सिंध को फ़तह करने के लिए आया था, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो इस्लाम फैलाने के लिए आया था, लेकिन अगर वो इस्लाम फैलाने के लिए आता तो आगे भी जाता। यहाँ वो जो है फतवात के लिए आता तो वो आगे भी जाता, लेकिन ये आगे नहीं गए। फिर धीरे धीरे जो है उमय्यद डायनेस्टी सिंध से ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर फिर हिंदुओं की हुकूमत हो जाती है। ये हम आगे वीडियो में बताएंगे। फिर बात करते हैं अब कि मोहम्मद बिन कासिम की जो डेथ है वो कैसे होती है। जो राजा दाहिर की 2 बेटियां थी, सूर्या देवी और पमला देवी, जिनको बगदाद भेजा गया था, उनमें जो पमला देवी, ये कहा जाता है कि उसने वहाँ जाकर झूठ बोला था और हज्जाज बिन यूसुफ जो था वो एक बहुत ही सख्त मिजाज का शख्स था। इसने ये झूठ बोला जाकर के मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ ज़्यादती की है और हमारी इज़्ज़त जो है वो उसने लूटी है। तो हज्जाज बिन यूसुफ को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो जो है हुक्म देता है कि मोहम्मद बिन कासिम को जो है बेल की खाल में सीख कर लाया जाए। तो मोहम्मद बिन कासिम को बेल की खाल में सीख कर वहाँ पेश किया जाता है और उसको जो है एक कोठी में बंद किया जाता है। तो वहाँ रोज़ तशद्दुद के मारे ही मोहम्मद बिन कासिम की जो है बगदाद के अंदर एक कोठी में जो है वो डेथ हो जाती है।